दोस्तों मित्रों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सिकवाल पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग रक्षाबंधन के पर्व में काफ़ी व्यस्त रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने अध्ययन के प्रति भी सुचारू रूप से होते हुए क्रमशील रहकर अध्ययन करते रहे होंगे। तो आज मैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 32 में मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो कि आपके स्वयं के मूल्यांकन का आधार होगी, तो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगी। तो आप और हम दोनों मिलकर चर्चा करते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 32 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन जो कि आगामी शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी हैं उनके लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 32, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहला ऑप्शन हंटर आयोग को, दूसरा ऑप्शन सिलेंडर आयोग को, तीसरा ऑप्शन वुड का डिस्पैच और चौथा है वर्धा आयोग। तो भारतीय शिक्षा के यदि मैग्ना कार्टा की यदि बात करें तो वुड का जो घोषणा पत्र था उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि उस वुड के घोषणा पत्र के बाद ही शिक्षा में काफ़ी आमूल चामूल परिवर्तन हुए हैं। इसके कारण इसको भारतीय शिक्षा का क्या माना गया, मैग्ना कार्टा माना गया। तो सी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन असंगठित कृषि, दूसरा ऑप्शन कृषि का परंपरागत तरीका, तीसरा ऑप्शन दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो शिक्षित बेरोजगारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है, असंगठित कृषि नहीं माना जाएगा। कृषि के क्या परंपरागत तरीके से हम कृषि कर रहे हैं वो बेरोजगारी का कारण हो सकता नहीं। तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और चौथा है कोई नहीं। यानी कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली में यदि कोई दोषता आ गई है, उसमें कोई त्रुटि हो गई है, तो हमारे भावी जो शिक्षित है उनके लिए क्या है, बेरोजगारी का क्या हो सकता है, कारण हो सकता है। इस दृष्टि से सही आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बालक शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है, यहाँ उपयुक्त कौन सी युक्ति है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन है दमन पद्धति, दूसरा ऑप्शन प्रतिगमन पद्धति, तीसरा ऑप्शन उदात्तीकरण पद्धति और चौथा है विस्थापन पद्धति। तो एक बालक को यदि कोई शिक्षक डांट देता है, वो घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है, तो कौन सा रक्षा तंत्र होगा। तो समायोजन की जो रक्षा युक्ति में यदि आपने पढ़ा हुआ, दमन क्या होता है, यानी कि अपने इच्छाओं को बलपूर्वक दबाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, दमन। प्रतिगमन जो रक्षा युक्ति होती है उसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को समायोजित करने के लिए पूर्व स्थिति की ओर क्या हो जाता है, लौटने का प्रयास करता है। और तीसरा आता है उदात्तीकरण, जिसको हम युक्तिकरण के नाम से भी जानते हैं। वास्तविक तथ्यों को छुपाता है और दूसरे कारण प्रस्तुत करता है। और विस्थापन में क्या होता है, व्यक्ति अपनी ऐसे व्यक्तियों को चुनता है जो उससे कमजोर हो, वो क्या कहलाता है, विस्थापन। तो यहाँ शिक्षक के डांटने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता, तो वो विस्थापन युक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो इस दृष्टि से डी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में बालकों की अपराध प्रवृत्ति के जन्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा होगा। निराशा होगी, असफलता होगी, नए अनुभवों की इच्छा होगी या सभी। तो किशोरावस्था वाले बालकों के अपराध की प्रवृत्ति के जन्म के लिए यदि हम सर्वाधिक उपयुक्त कारण मानते हैं, तो उसके नए अनुभवों की इच्छा शक्ति, यदि वो इच्छा शक्ति पूर्ण नहीं होती, तो निश्चित ही वो बालक क्या है, उस बालक में अन्य ऐसी प्रवृत्तियाँ
उत्पन्न होने लगती है, उसकी तरफ अग्रसित होता है, जो उसमें अपराध की ओर बढ़ाती है, तो सी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? टर्मन थे, बीने थे, स्टर्न थे या थॉर्नडाइक थे? तो बुद्धि लब्धि शब्द को देने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था टर्मन, जबकि बुद्धि लब्धि सूत्र देने वाला स्टर्न, और मानसिक आयु शब्द की यदि बात करें या बुद्धि परीक्षण की यदि बात करें तो बीने ने साइमन के साथ मिलकर भी दिए थे। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि शब्द की यदि बात की जा रही तो टर्मन के द्वारा दिया गया, तो ए आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नंबर 1 निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो यदि विकास की यदि हम बात करें तो बाल विकास के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें निरंतरता का सिद्धांत भी था, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी था और समान प्रतिमान का सिद्धांत भी था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत की यदि बात करें तो ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो कि अधिगम का है, इस दृष्टि से डी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। नंबर 1 धर्म में, नंबर 2 मानव शरीर में, नंबर 3 विद्यालय में, नंबर 4 यौन संबंध में। तो 6 से 10 वर्ष के बालक की बात करें तो हडलोक का ये कथन था, और उस कथन में इस बात को दृष्टिपात किया था कि 6 वर्ष का बालक विद्यालय में ही रुचि लेना प्रारंभ करता है, क्योंकि 6 से 10 वर्ष की अवस्था को विद्यालय की आयु के नाम से भी संबोधित किया गया। इस दृष्टि से सी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक अच्छे शिक्षक के लिए कौन सा सर्वोत्तम कथन है? यानी कि एक अच्छा अध्यापक है, उसके लिए कौन सा कथन उपयोगी, वो क्या करता है? व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, इसलिए प्रदर्शन के माध्यम से सिखाए, इसलिए अनुशासन के माध्यम में कठोरता लाए, इसलिए यह अभिप्रेरित करके सिखाए, इसलिए। तो एक अच्छे शिक्षक के लिए जो सर्वोत्तम कथन है वो है डी, अभिप्रेरित करके वो सिखाता है। तो डी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 काफी महत्वपूर्ण है मित्रों। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराना, स्वाधीनता या भगोड़ापन। तो भावनात्मक संबंध को नहीं दर्शाता। यदि बात करें बाल अपराध करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई भावना विद्यमान रहती है, इसको निश्चित रूप से इसको दर्शाता है। कमजोरों को डराना, इसमें भी भावना छिपी रहती है। भगोड़ापन, किसी कारणवश वो भाग जाता, पलायन करता, इसमें भी भावना छिपी हुई है। केवल स्वाधीनता है, इसमें भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, उसका व्यवहार स्वाधीनता में इस तथ्य को नहीं दर्शाता है। इस दृष्टि से सी आंसर क्या माना जाएगा मित्रों? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? बीने था, टर्मन था, वुडवर्ड था, स्टर्न था। तो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति बीने था, जिसने मानसिक आयु शब्द दिया। तो ए आंसर बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निर्मला का व्यवहार एवं स्वभाव अब ससुराल के व्यवहार में डल गया है। यह है अनुदेशन है, शिक्षण है, प्रशिक्षण है या अधिगम है। यदि इस कथन की यदि बात करें कि निर्मला का व्यवहार स्वभाव के अनुसार अब ससुराल में डल गया, इसका मतलब एक तरह से उसे अनुदेशन नहीं हो सकता, शिक्षण भी नहीं हो सकता, प्रशिक्षण भी नहीं हो सकता। इसका मतलब उसने अधिगम कर लिया या सीख लिया है, जिसके कारण उसके व्यवहार उसके अनुरूप हो गया। तो डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपोर्टेंट है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क से एक बल्ब की
बड़ी चट्टान के समान है, व्यवहार का सिद्धांत है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, गुण का सिद्धांत है या कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ के टुकड़े से यदि की है और उस बर्फ के टुकड़े को चट्टान के समान जो बताया था वो था मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। इन्होंने पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े की तुलना मानव मस्तिष्क से की थी, तो बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो सिगमंड फ्राइड थे। क्वेश्चन नंबर 13, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? वाटसन है, मन है, फ्राइड है, हेनरी वेल कुक। तो प्ले वे पुस्तक के जो रचनाकार है वो हेनरी वेल्ड कुक के द्वारा ये पुस्तक दी गई, तो डी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं? वांछित समूह कहते हैं, नियंत्रित समूह कहते हैं, प्रयोगात्मक समूह कहते हैं या सभी कहते हैं। यानी कि स्वतंत्र चर यदि उपस्थित रहता है, यानी कि स्वतंत्र चर की यदि बात करें तो स्वतंत्र रूप से वो अपने अनुसार कार्य कर सकता है, तो वांछित समूह में तो हो नहीं सकता। नियंत्रित समूह में भी ऐसा कार्य नहीं हो पाएगा। केवल प्रयोगात्मक समूह का वो सदस्य हो सकता है जहाँ वो स्वतंत्र होकर अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रयोग करता है, तो सी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, उक्त कथन है टैगोर का है, पेस्टालोजी का है, प्लेटो का है या विवेकानंद का है। यानी कि शिक्षा की परिभाषा से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो अंतर्निहित शक्तियों की पूर्णता की पूर्ण अभिव्यक्ति का यदि जो कथन कहने वाला जो व्यक्ति था वो स्वामी विवेकानंद था। इस दृष्टि से डी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो मित्रों, आज हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 32 में मनोविज्ञान के ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने चर्चा की है, जो संभवतः आगामी जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें मनोविज्ञान विषय के लिए या मनोविज्ञान विषय की जो तैयारी कर रहा प्रतियोगी उसके लिए काफ़ी मददगार होगी। तो संभवतः यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। या पहली बार मेरा वीडियो जो कोई देख रहा है विद्यार्थी या प्रतियोगी, तो मेरे ऑनलाइन यूट्यूब जो चैनल है भाग्योदय अनिल सिकवाल, इसको सब्सक्राइब करना न भूलें और निरंतर आप अध्ययन करते रहिए। और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत बहुत सारे त्यौहार पर्व आते हैं, आप उसको भी मनाते हो। और आप निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि गुरुजी आज रक्षाबंधन है, आपके भी हाथ में रखिए, फिर भी आप वीडियो बना रहे हो। तो अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति सदैव तत्पर रहिए, क्योंकि सफलता जो है सफलता उसे ही मिलती है जो निरंतर कर्मशील होता है। तो निश्चित रूप से आप त्योहारों के साथ अपने अध्ययन के प्रति निरंतर कर्मशील होकर निरंतर अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।